पहला क्वेश्चन आ रहा है अल्कोहल फिनॉल ईथर में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन प्रोपेन। ये बात सच है क्योंकि इथेनॉल अल्कोहल है और अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठे होते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ प्रोपेन। इथेनॉल और प्रोपेन का मोलर मास लगभग सेम है। अगर इसके मोलर मास की बात करें तो इसका मास हो जाएगा 24 और 6 30, 46। और अगर हम प्रोपेन के बारे में बात करें C3H8 तो इसका मोलर मास हो जाएगा 36 और 8 44। तो इनका मोलर मास लगभग सेम है, ये कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ प्रोपेन, तो मैं इसको ट्रू बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि 2 पॉइंट का फर्क है तो आप कह दो कि जी बड़ा है। लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन तो ये है कि इसके अंदर इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मोलर मास की बात करें तो हाँ, 2 पॉइंट ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है इन एल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट घटता है विद डिक्रीज इन ब्रांचिंग। ये बात गलत है। लीनियर मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ब्रांचिंग से हमेशा बॉइलिंग पॉइंट घटता है, क्योंकि ब्रांच मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम होता है। तो ये लाइन गलत लिखी हुई है कि बॉइलिंग पॉइंट घटता है विद डिक्रीज इन ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट घटता है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। लिखा हुआ है देयर इज अ डिक्रीज इन वंडरवॉल फोर्स बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स विद डिक्रीज सरफेस एरिया। ये बात सच है। वंडरवॉल घटता है जैसे जैसे सरफेस एरिया घटता है। लीनियर मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा माना जाता है, ब्रांच मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम माना जाता है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया घटेगा। ऐसे क्वेश्चन आराम से स्ट्रक्चर बना के एनालाइज करके जवाब देना। ईथर अल्कोहल का कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास है, फिर भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईथर से, ये बात सच है। अल्कोहल के मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और ईथर इंट्रा बनाता है, ये बात गलत है। अल्कोहल तो इंटर बनाता है लेकिन ईथर तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ प्रोपेन। ये बात सच है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल इज हायर देन प्रोपेन, ये बात भी सच है। अभी हमने ये क्वेश्चन कर लिया, रिपीट हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एल्कोहल एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ये बात सच है, इसको ध्यान से देखो। एल्कोहल में ये कहा जाता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दिस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और ये जो कार्बन है ये डेफिशिएंट है, सो दिस पोर्शन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। कार्बन में प्लस चार्ज होने के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ऑक्सीजन कई रिएक्शनों में कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीन ही लेती है, तो पूरा प्लस आ जाता है। जैसे जब आप एल्कोहल में HCl डालते हो तो OH हट जाता है, OH जब हटेगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीन के हटेगा, सो दिस कार्बन बिकम पॉजिटिव एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। बाकी आपको पता है ऑक्सीजन में तो लोन पेयर है ही, और अगर लोन पेयर होगा तो दिस इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल जैसे सोडियम
टू यील्ड एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये बात सच है। क्योंकि अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन है, किसी भी कंपाउंड में अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है सोडियम के साथ। इसको सोडियम टेस्ट भी कहते हैं। सर हाँ जी। सर एल्डिहाइड के केस में जो कार्बोनाइल पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो उसमें भी पार्शियल नेगेटिव आया, और उसके साथ जो कार्बन है उसमें पार्शियल पॉजिटिव, तो वो भी क्या एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सकता है? नहीं ऐड करता, उसका कारण ये है क्योंकि वहां से ऑक्सीजन कभी डोनेट नहीं करता। देखो तुम इसमें जो मिसजज कर रहे हो वो ये लाइन है एक्चुअली। तुमने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, कितने सारे मैकेनिज्म में हम बोलते थे कि ये ऑक्सीजन आएगा और ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा ऐसे। सो नाउ दिस इज एक्टिंग एज ए टिपिकल न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है। तो यहाँ पे OH इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर हम बात करें, कई ऐसे रिएक्शन है जिसमें OH हट जाता है, लाइक दिस, और ये फॉर्म होता है, दिस पोर्शन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। वहां पे कोई क्लीवेज नहीं होती, वहां तो C और O के बीच में पाई बॉन्ड है। ये तो हमेशा से सच है कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है। लेकिन ये ऑक्सीजन किसी को आपको डोनेट करता हुआ नजर नहीं आएगा, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। यहाँ पे कार्बन पे अटैक होना है, न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कार्बन पे अटैक करेगा। ये लोन पेयर किसी को जाएंगे नहीं क्योंकि ऑक्सीजन कैन नॉट मेक मोर देन 2 बॉन्ड्स। ओके सर। लुकास टेस्ट में टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली रेड करता है, ये बात सच है। प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिडिटी आती है, नहीं आती, इवन आफ्टर 5 मिनट। सेकेंडरी में आती है आफ्टर 5 मिनट, टर्शरी में आती है इमीडिएटली। इक्वी मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड HCl इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट, ये बात सच है। ऑब्वियसली इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, बी आंसर है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो लुकास रिएजेंट होता है उसमें जिंक क्लोराइड और HCl दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। ये करेक्ट है बात, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है। At room temperature, propane to all and 2-methyl propane to all, when heated with potassium dichromate, slowly turns orange color of dichromate into green। ये बात गलत है क्योंकि प्रोपेन टू ऑल सेकेंडरी अल्कोहल है। याद करो, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। आपको पता है टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आर रेडिली ऑक्सीडाइज, रेडिली। सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल तो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते रेडिली, वो भी गलत, दोनों गलत है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक भी बन सकता है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनता है, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस, ये बात सच है। आपको याद है कि जो शुगर केन इंडस्ट्री का वेस्ट होता है उसे मोलासिस कहते हैं, और इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम के एक्शन से ये रिएक्शन होता है। फर्मेंटेशन इज ए एरोबिक प्रोसेस, ये बात गलत है, इट इज ए एनारोबिक प्रोसेस। इसमें फंगस यीस्ट यूज होती है जो कि एनारोबिक कंडीशन में काम करती है। तो गन्ने में होती है चीनी। इनवर्टेज एंजाइम क्या करता है, वो इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। और फिर जाइमेज एंजाइम आता है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। ये पूरा रिएक्शन एनारोबिक कंडीशन में होता है। इसमें फंगस डाली जाती है, यीस्ट, जिससे ये एंजाइम पैदा होते हैं। इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम फंगस से आते हैं।
When vapors of primary, secondary and tertiary alcohol are passed over copper, aldehyde and ketones are obtained. ये बात सच है। हालांकि ये बड़ी खतरनाक लाइन है क्योंकि टर्शरी अल्कोहल तो कुछ भी नहीं बनाता, लेकिन ओवरऑल ये लाइन सही है कि अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को कॉपर 573 पे पास करोगे तो एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म होते हैं। ये तो सच है, लेकिन पूरी तरीके से सच नहीं है क्योंकि टर्शरी अल्कोहल तो कुछ भी फॉर्म नहीं करेंगे, एल्कीन फॉर्म करते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस, ये बात गलत है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं है फर्स्ट पार्ट में, स्पेशली जो टर्शियल अल्कोहल लिखा हुआ है। द रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो, टर्शियल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ये बात सच है, टर्शियल अल्कोहल में डिहाइड्रेशन जल्दी होती है, फिर सेकेंडरी में होती है, फिर प्राइमरी में होती है। कार्बोकटाइन इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ये बात सच है। जब भी कभी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है तो उसमें कार्बोकटाइन बनता है। ऐसा मैकेनिज्म होता है। प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म प्राइमरी कार्बोकटाइन जो कि स्लो रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकटाइन जो कि फास्ट रिएक्ट करता है, टर्शियल अल्कोहल फॉर्म टर्शरी कार्बोकटाइन। अब टर्शरी कार्बोकटाइन जो होता है रिएक्ट फास्टर, इसलिए टर्शरी कार्बोकटाइन की, टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जल्दी होती है। सर ये स्लोवेस्ट स्टेप कैसे है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कार्बोकटाइन फॉर्मेशन। कहते हैं स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल गिव ब्यूटेनॉल, ये बात सच है। ब्यूटेनॉल की रिडक्शन पे ब्यूटेनॉल बनेगा। एल्डिहाइड रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, ये बात सच है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर है। एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूटीन एसिडिक बिलियरीड ब्यूटेनॉल, ये फॉल्स है। अगेन जैसे ये रिएक्शन आया तो आप रिएक्शन करके देखो। आपको पता है वाटर H प्लस डालेंगे तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, मार्कोनिकॉफ कहता है हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एडिशन ऑफ वाटर इन द एसिडिक मीडिया प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये बात भी गलत है। यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। अगेन असर्शन रीजन दोनों गलत है।
पीके वैल्यू फिनॉल की 10 होती है और इथेनॉल की 15.9 होती है, ये बात सच है। इथेनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है देन फिनॉल से, ये बात गलत है। आपको पता है फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल ड्यू टू रेजोनेंस एंड ऑल दोस फैक्टर्स। क्योंकि फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है इसलिए इसका पीके कम है। इथेनॉल इज वीकर एसिड देन फिनॉल, ये बात सच है। सोडियम इथॉक्साइड में बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद NaOH, ये बात गलत है। याद रखो अल्कोहल में NaOH डालने पे कोई रिएक्शन नहीं होता। उसका कारण ये है क्योंकि अल्कोहल एक बहुत ही वीक एसिड है, NaOH के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाता। अगर हम इसमें सोडियम डालेंगे तब एल्कोक्साइड बनता है। अगर हम इसमें सोडियम डालेंगे तब एल्कोक्साइड बनता है। पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्पाइट ऑफ एब्सेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात सच है। पिक्रिक एसिड में कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता फिर भी ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। 3 नाइट्रो ग्रुप पिक्रिक एसिड में एक्टिवेट करते हैं फिनोलेट आयन को, ये बात गलत है। एक्टिवेट नहीं करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। फिनोलेट आयन H+ निकलने के बाद जो आयन बनता है उसको फिनोलेट आयन कहते हैं। नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं। तो ये इसको एक्टिवेट नहीं करते, इसको डीएक्टिवेट करते हैं। ये वर्ड अच्छा नहीं है, स्टेबलाइज वर्ड होता तो बात बन सकती थी। एक्टिवेट डीएक्टिवेट वर्ड होता है जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उस पे लेके चलते हैं। तो एक्टिवेट नहीं करता, डीएक्टिवेट करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है। क्रिसॉल लेस एसिडिक है देन फिनॉल, ये बात सच है क्योंकि क्रिसॉल में मिथाइल लगा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी घटाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड, ये बात सच है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों तो एसिडिटी घटती है क्योंकि लॉस ऑफ H+ बिकम डिफिकल्ट, तो दे डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड, जिसका मतलब है H+ आसानी से लॉस नहीं होगा। पिक्रिक एसिड कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, गलत। पिक्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, ये बात सच है। पिक्रिक एसिड का ये यूज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट वैसे ये यूज सही है। इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव इलेक्ट्रिक बैटरीज, ये बात सच है। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बात सच है।
नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो लॉस ऑफ H प्लस टेक प्लेस फास्टर। फिनोलेट आयन इज मोर स्टेबल इन नाइट्रो, ये बात सच है, क्योंकि प्रोटॉन लॉस होने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, जिसको ये फिनोलेट आयन कह रहा है, नाइट्रो ग्रुप एक विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी बढ़ती है, क्योंकि लॉस ऑफ H प्लस टेक प्लेस फास्टर, और जो कंजुगेट बेस बनता है वो भी स्टेबल हो जाता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ये बात सच है। नाइट्रो ग्रुप हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस, बिल्कुल सही है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाइट्रो ग्रुप लगा हो, नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो वो फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर देते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बात सच है, क्योंकि ऑर्थो वाले के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। देयर इज ए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो एंड इंटर मॉलिक्यूलर इन पैरा, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जिसमें इंट्रा होती है, ऑर्थो इज लेस वोलेटाइल, गलत, ये मोर वोलेटाइल है, फॉल्स, डी आंसर है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो लेस वोलेटाइल है, ज्यादा उड़ता नहीं है, मतलब इज मोर वोलेटाइल, क्योंकि इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मोर वोलेटाइल, लेस बॉइलिंग पॉइंट, लेस वाटर सॉल्युबिलिटी। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस soluble इन वाटर देन मेटा एंड पैरा आइसोमर, ये सही है, क्योंकि ऑर्थो वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता पानी के साथ। ऑर्थो में इंट्रा मॉलिक्यूलर है, और जिनमें इंट्रा होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उनकी सॉलिबिलिटी कम होती है। मेटा एंड पैरा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज ए एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ये सच है, इसका मतलब होता है कि इनमें इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। जिनमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें हम कहते हैं कि एसोसिएशन है, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टेड है। ऑर्थो में क्या होता है कि इंट्रा होती है, दो के बीच में अट्रैक्शन नहीं होती। बी आंसर है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानी जाती है अगर ये लिखा होता है कि मेटा और पैरा आइसोमर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब मानी जाएगी जब ये लिखा हो कि ये पानी के साथ अट्रैक्शन फॉर्म कर रहे हैं। आपस में अट्रैक्शन फॉर्म कर रहे हैं, उससे वाटर सॉल्युबिलिटी पे असर नहीं पड़ता। आपस में अट्रैक्शन से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, पानी के साथ अट्रैक्शन से वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, वेरी फेमस क्वेश्चन, बोर्ड में आने के बड़े भारी चांस होते हैं इस क्वेश्चन के। ये बात सच है कि ऑर्थो और पैरा जो आइसोमर है इनको अलग करने का तरीका है स्टीम डिस्टिलेशन। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि स्टीम पास करने पे भी वो उड़ जाता है। लिखा हुआ है पैरा आइसोमर स्टीम वोलेटाइल है, गलत, ऑर्थो आइसोमर स्टीम वोलेटाइल होता है। ब्यूटेन वन ऑल इज soluble इन वाटर देन ब्यूटेन वन अमीन, ये सही है। एल्कोहल पानी में ज्यादा घुलते हैं एज कंपेयर टू अमीन, क्योंकि एल्कोहल पानी के साथ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, अमीन पानी के साथ वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एल्कोहल आर लेस पोलर देन अमीन, ये बात गलत है, एल्कोहल ज्यादा पोलर होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो भी अल्कोहल का अमीन से ज्यादा होता है, वाटर सॉल्युबिलिटी देखें तो वो भी अल्कोहल की ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन बैठी है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो पोलैरिटी बढ़ाते हैं, और जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और वाटर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। फिनॉल गिव ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑन नाइट्रेशन विद कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। गलत। आपको पता है अगर आप कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो फिनॉल की नाइट्रेशन में तो पिक्रिक एसिड बनता है। इसमें पिक्रिक बनेगा। OH ग्रुप इन फिनॉल इज ओपी डायरेक्टर, ये बात सच है। फिनॉल ऑन ब्रोमिनेशन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर फॉर्म मोनोब्रोमोफिनॉल, ये सच है। फिनॉल की ब्रोमिनेशन अगर आप करवाते हो कार्बन डाइसल्फाइड में तो आपको पता है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल इज एनहांस, गलत। फिनॉल में जब हम पानी डालते हैं तो ट्राई प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि पानी फिनॉल की आयनाइजेशन को एनहांस करता है। इसका मतलब है कि पानी फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करता है। फिनॉक्साइड मोर रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ट्राई प्रोडक्ट बनता है। तो जो लाइन लिखी है वो पानी के लिए है। पानी फिनॉल को आयोनाइज करता है। एक बार आप रिवीजन फिर से आप रिवाइज करो कि जो फिनॉल होते हैं वाई दे आर पानी में जाके वो ट्राई प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं। तो वो इसलिए बनाते हैं ट्राई प्रोडक्ट क्योंकि आयोनाइज कर देते हैं उसको। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड, ये बात सच है। अगर आप फिनॉल की ब्रोमिनेशन करवा रहे हो तो या तो हम पानी यूज करते हैं या हम कार्बन डाइसल्फाइड यूज करते हैं। दोनों स्थिति में ही हम कोई भी लुइस एसिड यूज नहीं कर रहे। बिना किसी कैटलिस्ट के रिएक्शन हो जाएगा। ना तो कार्बन डाइसल्फाइड कैटलिस्ट है, ना ही पानी कैटलिस्ट है। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा बनता है, यहाँ पे आपको पता है ट्राई प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे आप AlCl3 या FeCl3 FeBr3 जो यूज करते हो नॉर्मल बेंजीन के रिएक्शनों में, फिनॉल में हमें कोई भी कैटलिस्ट यूज करने की, लुइस एसिड यूज करने की जरूरत नहीं होती। उसका रीजन क्या लिखा हुआ है? कहता है जी फिनॉल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। गलत। फिनॉल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। Riemann Diemann reaction of phenol with CCl4 and NaOH gives salicylic acid as a major product, ये सही है। आपको पता है ये RTR रिएक्शन है और इसमें बनता है सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन ऑकर थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ ट्राइक्लोरोकार्बिन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे डाइक्लोरोकार्बिन होती है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जेई का क्वेश्चन है। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है ये, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन एक इंटरमीडिएट है, बट एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है। जेई नीट में ये क्वेश्चन काफी आता है। फिनॉल फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में ट्राई प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें ऑर्थो पैरा बनता है। ब्रोमीन पोलराइजेज इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी गलत है। डी आंसर, मतलब अगेन कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा।
डाई टर्शी ब्यूटाइल ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस। याद करो कौन से ईथर विलियमसन से नहीं बना सकते, जिनमें दोनों तरफ टर्शरी ग्रुप है, क्योंकि आपको पता है विलियमसन में टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा आपको, जो एल्कीन फॉर्म कर देता है। सो ये वाला ईथर है, आप इसको नहीं बना सकते। टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड फॉर्म एल्कीन, ये बात सच है, यही रीजन भी है। मैं समझाता हूं आपको। अगर आपको ये ईथर बनाना है तो आपको टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा, और आपको इसमें डालना पड़ेगा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और आपको पता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन करके एल्कीन बना देंगे, जो ये जिक्र कर रहा है आइसो ब्यूटीन बन जाएगा। एनिसॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थोपैरा पोजीशन, ये बात सच है। एनिसॉल एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थोपैरा पे भेजता है। एनिसॉल इज लेस रिएक्टिव देन फिनॉल, ये बात सच है, बी आंसर है। अगर हम एनिसॉल और फिनॉल के रिएक्शनों को सोचें तो तुम ये कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। देखो तुम एक बात सोचो, जब तुम्हें फिनॉल की ब्रोमिनेशन करवानी है तुम्हें कैटलिस्ट डालना ही नहीं है। फिनॉल की ब्रोमिनेशन में तुम कैटलिस्ट डालते ही नहीं हो, लेकिन एनिसॉल की ब्रोमिनेशन में कैटलिस्ट डालना पड़ता है। तो याद रखो फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एज कंपेयर टू एनिसॉल। आप एनिसॉल का कोई भी रिएक्शन पढ़ो, वहां पे हमें कैटलिस्ट डालना पड़ता है। ऐसी नाइट्रेशन अगर आपको याद हो तो फिनॉल की नाइट्रेशन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से काम हो जाता है। तो ये कुछ इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव है, फिनॉल की बेंजीन पे जल्दी अटैक होता है एज कंपेयर टू एनिसॉल। ईथर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल, ये सच है। ईथर्स आर पोलर, ये भी सच है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ईथर इसलिए ज्यादा वोलेटाइल होते हैं क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, इसलिए ये मोर वोलेटाइल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये जल्दी उड़ेगा। बॉन्ड एंगल ईथर का कम होता है टेट्राहेड्रल एंगल से, ये बात गलत है। आपको पता है ईथर में जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल 109.5 से भी ज्यादा होता है। उसकी वजह है क्योंकि एल्काइल ग्रुप में इतनी जबरदस्त रिपल्शन होती है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये 111 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जो 109.5 से भी ज्यादा है। देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन टू बल्कि एल्काइल ग्रुप, ये बात सच है। सेम क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल एल्कोहल का स्लाइटली लेस होता है टेट्राहेड्रल से, ये बात सच है। एल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पे 108 डिग्री का एंगल होता है, और कन्वेंशनल एंगल आपको पता है वो 109.5 होता है। उसकी वजह यहाँ दी जाती है लोन पेयर रिपल्शन। इन एल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच विद द कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ sp3। ये तो ये जो लिखा हुआ है ये बात सच है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं है। ये क्या लिखा है मैं आपको समझा दूं। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम अल्कोहल में हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कार्बन की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ऑक्सीजन की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये बात सच है। हमेशा याद रखो, पानी को मन में रखो, पानी में ऑक्सीजन sp3 है, अल्कोहल की ऑक्सीजन भी sp3 है। बिल्कुल पानी वाला मॉडल है, देखो वी शेप आएगी। फिनॉल की ऑक्सीजन भी sp3 है और ईथर की ऑक्सीजन भी sp3 है। जब भी कभी ऑक्सीजन दो सिंगल बॉन्ड बनाती है तो वो sp3 होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन एज ए एक्सप्लेनेशन सही नहीं है।
एल्कोहल का बॉन्ड एंगल इसलिए थोड़ा सा टेट्राहेड्रल से कम होता है क्योंकि लोन पे रिपल्शन। विद HI एनिसोल गिव आयोडोबेंजीन एंड मिथाइल अल्कोहल। ये बात गलत है। आपको पता है जब एरोमेटिक ईथर में आप एसिड डालते हो तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं करेगा, हमेशा फिनॉल बनेगा ही बनेगा। चार रूल्स थे, हमेशा उन्हें याद रखो। एरोमेटिक ईथर तोड़ने पे हमेशा फिनॉल बनता ही बनता है। आयोडाइडाइन कंबाइन विद स्मॉलर ग्रुप टू अवॉइड स्टीरिक हिंड्रेंस। ये बात सच है। ये रिएक्शन वाया SN2 होता है और हेलोजन छोटे एल्काइल ग्रुप पे अटैक करती है। ये रिएक्शन वाया SN2 होता है और जब भी कभी SN2 होगा हमेशा हेलोजन छोटे एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगी। एल्काइल एराइल ईथर रिएक्ट विद हेलोजन एसिड टू फॉर्म फिनॉल। ये बात सच है। फिर से वही बात है, एरोमेटिक ईथर में अगर आप HI डालोगे तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिनॉल बनेगा और एल्काइल हैलाइड बनेगा। Alkyl aryl ether are cleaved at the alkyl oxygen bond due to more stable aryl oxygen bond। बिल्कुल सच है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप का बॉन्ड वीक होता है, इसलिए क्लीवेज वहां से होती है। टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ऑन क्लीवेज विद HI गिव टर्शी ब्यूटाइल आयोडाइड एंड मिथाइल अल्कोहल। ये सच है। रिएक्शन वाया SN1 होता है टर्शरी में और बेंजाइल में। रूल्स याद करने पड़ेंगे आपको। टर्शरी और बेंजाइल में हेलोजन टर्शरी कार्बन पे अटैक करता है, बेंजाइल पे अटैक करता है बिकॉज SN1 फॉलो होता है। रिएक्शन गोज वाया SN2। गलत। तो ईथर अगर सिमेट्रिकल हो तो किसी भी एल्काइल पार्ट पे हेलोजन लगा दो, किसी भी एल्काइल पार्ट पे आप OH एल्कोहल बना दो। एरोमेटिक ईथर है तो फिनॉल जरूर बनेगा। अगर ईथर एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है, प्राइमरी या सेकेंडरी है तो SN2 फॉलो होगा, छोटे एल्काइल ग्रुप पे हेलोजन लगेगी। और अगर ईथर टर्शरी या बेंजाइल है तो SN1 फॉलो होगा, टर्शरी और बेंजाइल पार्ट पे हेलोजन लगेगी। मिथॉक्सी इथेन HI के साथ रिएक्ट करके इथेनॉल और आइडोमिथेन बनाता है। ये बात सच है क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल ईथर है। तो एक एल्काइल पार्ट का बनेगा अल्कोहल, एक का बनेगा एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन गोज वाया SN2। ये बात भी सच है। पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बी आंसर है। SN2 क्यों होता है? क्योंकि आप देख रहे हो कोई भी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं मिल सकता। इसका करेक्ट रीजन होगा कि ये सिमेट्रिकल ईथर है। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। ये देखो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया आपका टर्शरी ईथर विद हेलोजन हाइड्रोजन आयोडाइड गिव मिथाइल अल्कोहल एंड 2 आइडोप्रोपेन। आप देख रहे हो कुछ भी पढ़ना नहीं है, वहां पे रिएक्शन लिख के देखना है। रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म, फॉल्स SN1 लगता है यहाँ पे। ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ एनीसॉल विद HI गिव फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। ये सच है। देखो 4 बार भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं 4 बार रिएक्शन लिख रहा हूँ। तुम एग्जाम में एक बार भी नहीं लिखोगे तो कैसे सही आंसर मार्क करोगे? रेजोनेंस ऑफ ओस बेंजीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। ये बात सच है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर पैदा हो जाता है। 2 रीजन माने जाते हैं, sp2 कार्बन एंड रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड डबल हो जाता है, इसलिए टूटता नहीं है। ये आंसर है। फिर क्वेश्चन रिपीट चाहते हो तो बताओ। सर एक बारी 36th वापस करवा दो।
मिथॉक्सी इथेन रिएक्ट विद HI टू फॉर्म इथेनॉल एंड आइडो। ये एक सिमेट्रिकल ईथर है। अगर आप सिमेट्रिकल ईथर में HI डालोगे तो एक अल्काइल पार्ट का बन जाएगा अल्कोहल, दूसरे का बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन गोज वाया SN2, ये बात भी सच है। पर अगर SN1 हो रहा होता तब भी तो यही होना था, कौन सा बदल जाना था। इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या मानी जाएगी? ये मानी जाएगी कि ये एक सिमेट्रिकल ईथर है, इसलिए एक अल्काइल पार्ट का अल्कोहल बनता है और दूसरे का बनता है अल्काइल हैलाइड। तो सेवन सर 18 क्वेश्चन का रीजन फॉल्स नहीं होगा? चेक कर लेते हैं। नाइट्रो ग्रुप हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा 18th, फिनोलेट आयन इज मोर स्टेबल देन, नहीं, फिनोलेट आयन इज लेस स्टेबल देन पैरानाइट्रोफिनोलेट। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, ये सही है। फिनोलेट आयन लेस स्टेबल होता है क्योंकि इसमें नाइट्रो, मैंने यहाँ बनाया तो सही हुआ था लेकिन यहाँ पे रीजन गलत है, तो सी आंसर है। ठीक कर लो, 18 का सी है। और बोलो। कोई और सवाल? सर 36 में मिथॉक्सी इथेन है ना, तो सिमेट्रिक कैसे होगा? अच्छा, मैं ऐसे मिथॉक्सी मिथेन पढ़ रहा हूँ, मैं इसको दोबारा ही कर देता हूँ। सो ये मिथॉक्सी इथेन है, और इसमें जब हम HI डालते हैं तो SN2 फॉलो होगा। अब एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो गई क्योंकि अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। हेलोजन विल अटैक विद द लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। करेक्ट। तो इसमें एसेशन रीजन दोनों करेक्ट है, ए आंसर हो गया। कोई और सवाल? ठीक है, इसमें ये यहाँ पे खत्म होता है।